हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं कंप्यूटर जीके से रिलेटेड कुछ प्रश्न और उसके आंसर जो कि कंपटीशंस में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा और यहाँ पे गेस भी कर सकते हैं आप कि कौन सा आंसर सही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, सिंगल पैकेट में बनाई गई डेटा की एक यूनिट जो किसी दिए गए नेटवर्क पथ के साथ यात्रा कर सकती है। यानी इसमें सीधा सा पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन जो भी है जो कि ट्रैवल कर सकती है किसी नेटवर्क में, उसको कहते क्या हैं। डेटा पैकेट, मोडेम, इंटरनेट डेटा, ट्रांसमीटर। देखिए मोडेम क्या है, तो डिवाइस है, ये तो ट्रैवल करेगी नहीं। इंटरनेट डेटा जो है ये ट्रैवल कर सकता है, ट्रांसमीटर ट्रैवल करता नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो भी चीज़ें हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, रिसीव करते हैं, उसको डेटा पैकेट बोलते हैं। तो आप इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे मैं चेक करूँ तो डेटा पैकेट इसको बोलते हैं। दूसरा आंसर आप गेस करिए, IPv6 आईपी पते का आकार क्या होता है। आईपी एड्रेस जो होता है एक्चुअली दो तरह का होता है, IPv4 एंड 6। तो IPv4 की जो साइज होती है 32 बिट की होती है और IPv6 की जो साइज होती है वो होती है 128 बिट की। आप चेक कर लेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वैन, लैन एंड मैन उपकरणों को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली पारंपरिक तकनीकी है। ठीक है, क्या है जो उन्हें प्रोटोकॉल के माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार करने में सक्षम बनाती है। देखिए आरपानेट सबसे पहला नेटवर्क था, ईथरनेट, ड्रॉपनेट और आईपी एड्रेस। इसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो ईथरनेट। ठीक है, कनेक्टिविटी का एक माध्यम है। शॉर्टकट कुंजी जो है Ctrl+Shift+T, ये क्या करता है। देखिए क्या कह रहे हैं, टेक्स्ट को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी करना, समय दर्ज करने के लिए, फाइल में टेक्स्ट को ब्रेक करने के लिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर एक नया टैब खोलने के लिए। ठीक है, तो आप गेस करिए इसमें से कौन सा होने वाला है। इसका करेक्ट आंसर है टाइम दर्ज करने के लिए, वो भी किस में, एक्सेल में। नेक्स्ट ऑप्शन है, वर्तमान पृष्ठ को बुकमार्क करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग की जाती है। जैसे ये भी जो भी इंटरनेट पे आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसको बुकमार्क बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल के साथ D। ये इंटरनेट पे यूज़ होती है। इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। देखिए www, HTTPS, HTML, TCP। ये इसमें HTTPS, HTML क्या है, एक लैंग्वेज हो गया। TCP क्या है, एक प्रोटोकॉल है। और HTTP क्या है, ये भी प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो इसमें से ये पूछा जा रहा है इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर प्रोटोकॉल है, तो TCP और IP। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला होस्ट टू होस्ट नेटवर्क कनेक्शन कौन सा है। आरपानेट। तो सबसे पहला कनेक्शन या नेटवर्क की बात की जाए तो आरपानेट, जो कि 1969 में US में स्टेबलाइज किया गया था। तो इंटरनेट का शुरुआती जो नाम ही था वो आरपानेट था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो वाईफाई जो कि आजकल बहुत फेमस है, आप लोग यूज़ भी करते हैं। तो वायरलेस फील्ड, वायरलेस सुविधा, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फील्ड, सॉरी वायर फ्री फील्ड। तो आप सभी जान चुके होंगे इसमें से क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। आंसर देख लेते हैं, वायरलेस फिडेलिटी सही है। HTML एक है, क्या है, एक भाषा है। देखिए यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्टिंग भाषा, वेबसाइट नहीं है, वेब ब्राउज़र नहीं है, सर्च इंजन नहीं है, एक लैंग्वेज है। HTML, DHTML, CSS, PHP, C++, ठीक है, जावा, कोबोल, पाइथन, ये सारी चीज़ें क्या है, लैंग्वेज है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। F2 कुंजी का काम क्या होता है। F2 जो कि एक फंक्शन की है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, किसी फाइल का नाम चेंज करना, MS एक्सेल में एक अतिरिक्त शीट जोड़ना, किसी फाइल को किसी अन्य ड्राइव पर कॉपी करना, फाइल को सेव करने के लिए। फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S यूज़ करते हैं और अतिरिक्त शीट जोड़ने के लिए एक्सेल में शिफ्ट के साथ F11 यूज़ करते हैं और फाइलों को कॉपी करने के लिए Ctrl+C यूज़ करते हैं। तो इसमें से नाम चेंज करने के लिए हम F2 यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है किसी फाइल का नाम चेंज करना।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। IPv4 का पता अभी हम लोगों ने देखा था 32 बिट, ये वाला आंसर चेक कर लेते हैं। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपका आंसर सही है, आंसर नंबर 1। संपूर्ण पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज की जाती है? ठीक है, तो देखिए कंट्रोल के साथ स्पेस, अल्टर के साथ स्पेस, शिफ्ट के साथ स्पेस, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट। शिफ्ट के साथ स्पेस जो बटन है, ठीक है, वो एक पूरी की पूरी पंक्ति को आपको सेलेक्ट करने में मदद करती है। निम्नलिखित में से किसमें स्टार्ट बटन नहीं है? देखिए विंडोज 7, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज आपका 8। स्टार्ट बटन समझते हैं आप लोग? ये यहाँ पे स्टार्ट बटन है। तो इसमें से कौन से विंडोज के वर्जन में स्टार्ट बटन नहीं थी? आप लोग 7 यूज़ करते हैं तो 7 में डेफिनेटली रहता ही है, विंडोज 8 में भी था, विंडोज एक्सपी में भी है, विंडोज विस्टा में आई थिंक नहीं है। हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें दे रखा है विंडोज़ 8 में स्टार्ट बटन नहीं है, जबकि यहाँ पे विंडोज़ 8 में स्टार्ट बटन नहीं। इसका आंसर ठीक है, विंडोज़ 8 में स्टार्ट बटन नहीं थी, वो सीधा मेनू का फंक्शन देता था। ठीक है, ये विंडोज़ 10 है, सॉरी ये विंडोज़ 10 है, इस पे है। ठीक है, तो विंडोज़ 8 में स्टार्ट बटन नहीं थी, ध्यान रखिएगा। एक कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? 12 फंक्शन की होती है। ठीक है, 12। कभी कभी संख्या पूछता है तो आपको ध्यान रखना है संख्या 12 है, और है कहाँ से कहाँ तक? F1 से F12 तक। विंडोज़ में बनाए गए डॉक्यूमेंट्स का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? मैक्सिमम साइज कह रहा है कि विंडोज़ में हम कितनी साइज का बना सकते हैं। 32 MB का हम वर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसमें यहाँ डिस्क्राइब कर दिया है कि वर्ड डॉक्यूमेंट यानी MS वर्ड हम कितनी साइज का बना सकते हैं? 32 MB तक का। GUI में U का पूर्ण रूप क्या है? U फॉर यूज़र, उपयोगकर्ता, यहाँ पे दे रखा है, चेक कर लीजिए। विंडोज़ 8 किस वर्ष जारी किया गया था? इसका आप आंसर देख सकते हैं। 2012 में विंडोज़ आया था, ठीक है, और उससे पहले विंडोज़ 7 चलता था, फिर विंडोज़ 10 आया, अभी विंडोज़ 11 भी आ चुका है। विंडोज़ 12 जो है वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, हो सकता है 2026 में लॉन्च हो जाए। आप MS एक्सेल की किसी सेल को कैसे सक्रिय करते हैं? सक्रिय करने का मतलब आप देखिए इस पर क्लिक कर दीजिए, एरो कुंजी दबाकर, टैब कुंजी दबाकर इस पर क्लिक करना है आपको, उपरोक्त सभी। ठीक है, आप देखिए टैब करके भी वहाँ जा सकते हैं, एरो बटन से भी जा सकते हैं, और क्लिक करके भी जा सकते हैं। जब हम इक्वल करते हैं, किसी चीज़ को एक्टिव कैसे करते हैं, किसी चीज़ को लेना हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे दिया क्लिक कर लीजिए, एरो से यूज़ कर लीजिए, टैब से, तो उपरोक्त सभी। MS एक्सेल में हेल्प किसी भी प्रोग्राम, मैक्सिमम प्रोग्राम में किससे यूज़ होता है? F1 से। ओके, अगले पेज पे चलते हैं। ये सारे प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे, किसी प्रकार का आप एग्जामिनेशन देंगे तो उसमें आपको आ सकता है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न आप, और भी हम लोग अभी आगे वीडियोस देखेंगे। तो इसमें देखते हैं, सूत्र जोड़ने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक सूत्र पट्टी पे जोड़ना आवश्यक होता है? तो बिना बराबर किए कोई भी फॉर्मूला आप एक्टिव नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले जोड़ने के लिए हमको बराबर करना होगा। MS वर्ड में लिखे टेक्स्ट के एक भाग को काटने के लिए, यानी सीधा सा कट का शॉर्टकट पूछ रहा है, तो कंट्रोल के साथ आप X यूज़ करते हैं। ठीक है, आप करेक्ट आंसर देख सकते हैं, कंट्रोल X। फॉन्ट के आकार को कम करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन आप यूज़ करते हैं। देखिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन यूज़ करेंगे तो फॉन्ट की साइज़ इंक्रीज होगी, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करेंगे तो फॉन्ट की साइज़ डिक्रीज यानी कम होगी। यहाँ पे देखिए लेस देन आंसर सही है। अगला समझिए, एक्सेल वर्कशीट को टिप्पणियाँ जोड़ने के लिए, टिप्पणियाँ मतलब कमेंट्स, वे सेल क्या कहलाते हैं जिसमें टिप्पणी जोड़ी जा सकती है? ठीक है, अब देखिए इसमें आपको चेक करना है आंसर। सेल टिप, टिप टिप, क्वेरी टिप, पॉइंट टिप। सेल टिप, ठीक है,
किसी प्रकार का कमेंट मतलब क्या होता है, सीधा सा आप किसी चीज़ के बारे में टिप देना चाहते हो, एक्सप्लेन करना चाहते हो या बताना चाहते हो, तो सेल टिप उसको बोलते हैं। एफटीपी क्या है? एफटीपी भी एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, ठीक है। जब हम डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजते हैं इंटरनेट में तो एफटीपी यूज़ होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किसी दस्तावेज की शुरुआत में स्थानांतरित करने के लिए दिए गए कुंजी के जोड़े में से किसको दबाने की आवश्यकता होती है? अब देखिए, दस्तावेज की शुरुआत में जाना है। देखिए, कोई भी एग्जामिनेशन है तो सबसे पहले आपको ये वर्ड समझ में आने चाहिए। अगर आप हिंदी में देख रहे हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। अब स्थानांतरित शब्द है, आप इसकी जगह पे अगर ट्रांसफ़र कोई देखेगा तो ट्रांसफ़र लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है। तो जैसी भी लैंग्वेज पे आपकी कमांड है उसको आप ज़रूर देखा करिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको दोनों चीज़ें बता दे रहा हूँ। तो ये ट्रांसफ़र करने की बात कह रहा है, शुरू में जाना है दस्तावेज की शुरुआत में। तो शुरुआत में जाने के लिए हमको होम बटन यूज़ होती है। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है होम के साथ, कंट्रोल अल्ट होम, कंट्रोल शिफ्ट होम। तो आप गेस करिए आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल के साथ होम, एकदम शुरू में आपको ले जाएगा। श्रेणियों के मूल्यों की तुलना करने के लिए किस प्रकार का चार्ट उपयोगी है? अब देखिए, चार्ट की सारी चीज़ें किस में आती हैं? MS एक्सेल में। बार ग्राफ, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, एक्सेल में ऐसे चार्ट नहीं बनाए जा सकते हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। श्रेणियों के मूल्यों की तुलना करने के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए हम बार ग्राफ, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, कॉलम चार्ट। दो और MS एक्सेल फाइलों के बीच जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। यानी ये कह रहा है दो MS एक्सेल की फाइलें हैं, इसमें से हम एक दूसरे के बीच में स्विच करना है तो कैसे जा सकते हैं? अल्टर टैब, आप इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा देखिए, इसमें कंट्रोल टैब दिया है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे चीज़ें मिल गई। अल्टर टैब कब यूज़ होगा? अल्टर टैब जब एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाना होगा, दो प्रोग्राम खुले हुए, ठीक है, तब अल्टर टैब यूज़ होगा। लेकिन सेम प्रोग्राम का दो फाइल खुला हुआ है तब आपको कंट्रोल टैब यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी देखिए मेरे पास जैसे ये MS वर्ड खुला हुआ है एक, इसको अगर मैं एक और ओपन कर लूँ, राइट क्लिक करूँ और कंट्रोल N कर लूँ, या तो डायरेक्ट मैं ओपन कर लूँ या कंट्रोल N के साथ ओपन कर लूँ, देखिए दो फाइलें हो गई हमारे पास, ठीक है, 1 2। तो एक से दूसरे में स्विच करने के लिए हम कंट्रोल टैब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्विच करने के लिए ये, ठीक है, कंट्रोल टैब के साथ एक दूसरे में हम स्विच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है पूछ रहे हैं ना, दो गैपिंग है, पूछ रहा है वर्कशीट और चार्ट, वीडियो और ऑडियो, रेखांकन और छवियां, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप गेस करिए इसमें से कौन सा आंसर सही है। कुछ चीज़ें समझिए, जैसे वीडियो ऑडियो तो होता नहीं है एक्सेल में, रेखांकन और छवियां बहुत ज़्यादा इमेज की प्रोसेसिंग होती नहीं है, तो आपका बचता है वर्कशीट और चार्ट, वर्कशीट और चार्ट। अगला है MS एक्सेल स्प्रेडशीट में पेज बॉर्डर का विकल्प कहाँ दिया हुआ है? MS एक्सेल में हम लोग स्प्रेडशीट जो प्रोग्राम है उसमें पेज का बॉर्डर किस जगह दिया हुआ है? होम, इंसर्ट, फॉर्मेट, या एक्सेल में हम पेज बॉर्डर जोड़ ही नहीं सकते हैं, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। होम, इंसर्ट, फॉर्मेट, एक्सेल वर्कशीट में पेज बॉर्डर नहीं जोड़ा जा सकता। अब चीज़ें समझिए, MS वर्ड में पेज होता है तो उसमें हम पेज बॉर्डर लगा सकते हैं, स्प्रेडशीट में तो स्प्रेडशीट होती है जिसमें कॉलम और रो है, तो उसमें पेज बॉर्डर का कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे अगर सेल बॉर्डर लिखा होता, पेज बॉर्डर की जगह सेल बॉर्डर लिखा होता, तब आप होम मेनू से लगा सकते थे उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंक्ति संख्या और स्तंभ वर्णमाला के संयोजन से जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? पंक्ति संख्या और स्तंभ वर्णमाला, पंक्ति संख्या मतलब रॉ का जो नंबरिंग है 1 2 3 4, और स्तंभ वर्णमाला मतलब स्तंभ मतलब कॉलम, कॉलम का वर्डमाला मतलब अल्फ़ाबेट्स,
तो कॉलम कैसे इंडिकेट करते हैं हम लोग, ABCD से, और रॉ को कैसे इंडिकेट करते हैं 1 2 3 4 से। तो कॉलम और रॉ के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, वर्कशीट तो बनेगी नहीं, सेल तो बनेगा नहीं, एड्रेस बनेगा, सेल का एड्रेस। जैसे बोलते हैं A1 B5 C4 D4, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल एड्रेस। देखिए सही आंसर आपका सेल एड्रेस। नेक्स्ट है, किसी तालिका को विभाजित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का संयोजन किया जाता है। टेबल को क्या करना है, बांटना है, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट इंटर, कंट्रोल अल्टर यस, कंट्रोल के साथ इंटर, अल्टर के साथ यस। तो गेस करिए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। इसका राइट आंसर है आपका कंट्रोल शिफ्ट इंटर। देखिए MS वर्ड में अगर आपको विभाजित करने के लिए बोलेगा पेज को, तो कंट्रोल के साथ इंटर बटन यूज होता है ना। और यहाँ पे किसी टेबल के बारे में बात हो रही है, तालिका मतलब टेबल, तो टेबल को कैसे हम डिवाइड करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट इंटर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल के साथ बराबर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ये MS वर्ड की बात हो रही है, ठीक है। कंट्रोल के साथ इक्वल, सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट क्या होते हैं, बेस लिखने के लिए। जैसे हम लोग लिखते हैं log 10 या H2O में H हम कैपिटल लिखते हैं, 2 नीचे लिखते हैं ना, तो उस तरीके की चीज़ लिखनी है तो उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। अगला है, MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट मतलब जो फॉन्ट होता है उसका निर्धारण किधर होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर, जस्टिफाई क्या होता है। तो आप एक्चुअली जब ओपन करते हैं तो किधर से लिखना चालू करता है, लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट में एक्टिव रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35, आप कॉलम डायलॉग बॉक्स कैसे खोल सकते हैं। कॉलम डायलॉग बॉक्स कैसे खोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से गेस करिए कौन सा है। इसका राइट आंसर है अल्टर प्लस O प्लस C। एक्चुअली इसको आपको यूज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वायरस को कैविटी वायरस के नाम से जाना जाता है। कैविटी मतलब एक तरह से सड़न, ठीक है। तो गेस करिए इसमें, मल्टीपाइराइट वायरस, स्पेस किलर वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, ठीक है। तो स्पेस किलर वायरस जो है वो कैविटी वायरस के नाम से जाना जाता है। वायरस क्या है, किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को क्षति पहुंचाता है, हमारी एक्टिविटी को प्रॉब्लम में लाता है, ठीक है। जो भी आप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उसमें डिस्टर्बेंस करता है। तो वायरस भी एक तरह से क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। अनिवासी वायरस का दूसरा नाम है बहुरूपी वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, मल्टीपार्टाइट वायरस, बूट सेक्टर वायरस, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट एक्शन वायरस को क्या बोलते हैं, अनिवासी वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा आपके सिस्टम में वायरस प्रवेश करने का स्रोत नहीं है। यानी इसमें कह रहा है कि ऐसा कौन सा मीडियम है जिससे वायरस नहीं आ सकता। USB ड्राइव से आ ही सकता है आसानी से, ईमेल से भी आ सकता है, हार्ड ड्राइव से भी आ सकता है, हार्ड डिस्क, ठीक है, उपरोक्त सभी। अब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपके सिस्टम में वायरस के प्रवेश का स्रोत नहीं है। वायरस के प्रवेश का स्रोत नहीं है, ठीक है। USB ड्राइव से तो आ ही सकता है, ईमेल से भी आ सकता है, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क एक्चुअली क्या होती है कि ऑलरेडी लगी रहती है ना। अब ध्यान दीजिए, इसमें आंसर कह रहा है ये उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन देखिए सस्पेंस में है। निम्नलिखित में से कौन सा आपके सिस्टम में वायरस के प्रवेश का स्रोत नहीं है ना। उपरोक्त सभी कह रहा है कि किसी से नहीं हो सकता, तो सिस्टम में वायरस तो USB ड्राइव, ईमेल वगैरह से आ ही सकती हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सस्पेंस में है, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। इनमें से कौन सा पहला कंप्यूटर वायरस था। तो पहला इसमें कंप्यूटर वायरस जो था वो क्रिपर था, जो कि ARPANET पे एक्टिव था, ठीक है। ARPANET क्या था, पहला नेटवर्क था, तो पहला वायरस भी उसी पे आया था। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है कि कौन सा एक वायरस है ही नहीं। तो बहुरूपी विषाणु, मल्टीपार्टाइट वायरस, बूट सेक्टर वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। तो इसमें ट्रोजन हॉर्स जो है वो कंप्यूटर वायरस नहीं है, ये एक तरह से थ्रेट है। अभी वायरस के बारे में हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग अलग टाइप के वायरस, एंटीवायरस, तो उसमें ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र ग्राफिकल इंटरफेस प्रेस करने वाला पहला ब्राउज़र था? यानी इसमें कह रहा है कि कौन सा GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वेब ब्राउज़र बनाया था। ठीक है, तो इसमें देखिए नेटस्केप, नेविगेटर, www, मोज़ेक, ओपेरा। तो इसमें से आई थिंक मोज़ेक ऑपरेटिंग सिस्टम जो वेब ब्राउज़र था वो पहला ग्राफिकल इंटरफेस वेब ब्राउज़र था। देखिए इसमें नेटस्केप दे रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सर्च कर लीजिएगा आप। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मोज़ेक जो था सिर्फ वेब ब्राउज़र था। अगर सिर्फ पहला वेब ब्राउज़र पूछा जाए तो मोज़ेक था, ठीक है। लेकिन पहला जो है ग्राफिकल वेब ब्राउज़र पूछ रहा है, तो ग्राफिकल की श्रेणी में अगर पूछा जाए तो नेटस्केप नेविगेटर आपको लगाना है। पहला वेब ब्राउज़र किस वर्ष बनाया गया था? ठीक है, तो आप इसको चेक कर लीजिए। 1990 में फर्स्ट वेब ब्राउज़र लॉन्च किया गया था। देखिए निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला लोकप्रिय ब्राउज़र माना जाता है? फायरफॉक्स, मोज़ेक, नेक्सस, नेटस्केप, नेविगेटर। तो मोज़ेक जो था स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही सबसे पहले यूज़ होता था, सबसे फेमस शुरुआत में यही था। गूगल क्रोम वगैरह बहुत बाद में आए। इनमें कौन सा वेब ब्राउज़र नेक्सस के नाम से भी जाना जाता है? अब इसमें नेक्सस का कोई और नाम था, उसको देखना है। www, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके इन्वेंटर टिम बर्नर्स ली हैं। ठीक है, www का कभी कभी पूरा नाम पूछ लेता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके इन्वेंटर कौन है? टिम बर्नर्स ली। निम्नलिखित में कौन प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में पूछ रहा है, जिसमें सबसे फेमस कंप्यूटर है इनिएक। ठीक है, और कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसमें से आपका PDP 8 कंप्यूटर जो है वो फर्स्ट जनरेशन में नहीं आता है। इनमें से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? देखिए पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होता ही है, पॉम टॉप भी होता है और टैबलेट भी होता है। लैन क्या होता है? एक तरह का नेटवर्क होता है। लैन, मैन, वैन, ये तीनों क्या है? नेटवर्क है। सबसे छोटा कौन सा? लैन, उससे बड़ा मैन, और सबसे बड़ा वैन। नेक्स्ट है इसमें, इनमें से कौन सा कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में पेश किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर। देखिए ट्रांजिस्टर जो है सेकंड जनरेशन में यूज़ हुआ, आप करेक्ट आंसर इसका देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में आया, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब एकदम नई जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन की चीज़ें हैं। दिए गए विकल्पों में से स्टोरेज डिवाइस का नाम बताइए। इसमें ऑप्शंस हैं, ये पूछ रहा है इसमें से स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। तो स्टोरेज डिवाइस होती क्या है? जिससे हम डेटा को स्टोर कर सकें, जिसमें चीज़ों को स्टोर करके रख सकें, प्रोग्राम, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स। तो रैम, मॉनिटर, चुंबकीय डिस्क और SMPS। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली स्टोर तो रैम भी करता है और चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, दोनों स्टोर करती है। ठीक है, लेकिन चुंबकीय डिस्क जो है वो डेटा को लंबे समय तक स्टोर करती है, इसलिए ये स्टोरेज डिवाइस में आएगा। रैम क्या है? अस्थायी मेमोरी है, जब तक कंप्यूटर एक्टिव है, चल रहा है, तब तक चीज़ों को दिखाता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है या इलेक्ट्रिसिटी हटती है उससे, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं उससे। तो इसलिए स्टोरेज डिवाइस की कंडीशन में देखेंगे तो मैग्नेटिक डिस्क है। मोजिला फायरफॉक्स द्वारा रेंडरिंग इंजन का उपयोग किया जाता है। देखिए कौन से इंजन को यूज़ कर रहा है वो पूछ रहा है। ठीक है, देखिए गेको, जैसे गूगल क्रोम कौन सा सर्च इंजन यूज़ करता है? वो यूज़ करता है गूगल को। ठीक है, तो वैसे ही मोजिला फायरफॉक्स कौन को यूज़ करता है? गेको। इंटेल 4004 चिप का आविष्कार किसने किया था? इंटेल 4004, ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे पहला ये माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, तो इसको किसने इन्वेंट किया था वो पूछ रहे हैं। अब देखिए लास्ट में दिया है जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस, इन्होंने आईसी का इन्वेंशन किया था। विलियम शॉकले, वाल्टर ब्रैटिन और जॉन बॉर्डिन, ये तीनों ने किया था ट्रांजिस्टर का आविष्कार। ठीक है, टेड हाफ,
और फेडरिको फॉगिन स्टेन मज़र लिखा है, मेज़र होगा, ठीक है। और कार्वर मीट, ये 4 ऑप्शंस हैं, तो आप गेस करिए इसमें कौन सा होगा। 2 मैंने आपको बता दिया, 2 में आपको चूज़ करना है, ठीक है, ए और सी में। देखिए ए ऑप्शन जो है वो सही है। इन तीनों ने मिलके दुनिया का पहला प्रोसेसर बनाया था, इंटेल कंपनी ने बनाया था, अपने नाम से रखा था इन्होंने इंटेल 4004। नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं, एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण, ठीक है, फोटो सेंसिटिव कोई भी डिवाइस है जो मुद्रित पाठ, मुद्रित मतलब प्रिंटेड, पाठ मतलब लेसेंस या लिखा हुआ ना, ड्राइंग्स या किसी भी इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। प्लॉटर, प्रिंटर, स्कैनर, ओएमआर, ठीक है। तो देखिए प्लॉटर और प्रिंटर दोनों लगभग एक चीज़ें होती हैं, किसी भी चीज़ को प्रिंट करने में यूज़ होती है। ओएमआर, ओएमआर रीडर होता है, जो ओएमआर शीट हम लोग फिलअप करते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है, गोला भरते हैं उसको रीड करने के लिए। स्कैनर ही ऐसी डिवाइस है जो कि छपी हुई किसी भी चीज़ को डिजिटल रूप में ट्रांसफ़र करते हैं। डिजिटल रूप का सीधा सा मतलब है कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के रूप में। तो करेक्ट आंसर इसका देख लीजिए आप, स्कैनर। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन, किसके कारण कभी कभी माउस पॉइंटर अनियमित रूप से चलता है। मतलब क्या प्रॉब्लम होती है कि माउस पॉइंटर, ये जो माउस पॉइंटर है ये गड़बड़ मूव होने लगता है, ठीक है। सिस्टम में वायरस के कारण, गंदा माउस बॉल, ड्राइवर ठीक से स्थापित नहीं होने के कारण, IRQ सेटिंग ठीक नहीं है, ठीक है। तो माउस अगर, अब देखिए ये जो बॉल माउस है ये बहुत पुराने माउस की बात कर रहा है, अब माउस में बॉल नहीं आते हैं, अब तो लाइट्स लगी होती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से बॉल अगर गंदा हो जाता है, सरफेस पे ड्रैग नहीं हो पाता था, तो उसकी वजह से सही से काम नहीं करता था। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता को किसी विशिष्ट एप्लीकेशन में उपयोग करने की अनुमति देते हैं, उसे निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम के रूप में वर्गीकृत करते हैं। मतलब सिंपल से कह रहा है कि किसी यूज़र को किसी विशेष काम करने की अनुमति देते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम, रिलेटिव प्रोग्राम, रेप्लिकेट प्रोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो आप गेस करिए इसमें से आंसर कौन सा हो सकता है। एप्लीकेशन, ठीक है। एक्चुअली प्रोग्राम 2 ही तरह के होने हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़र फ्रेंडली होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फ्रेंडली होते हैं, यानी हार्डवेयर का जो सारा काम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है, यूज़र का सारा काम कौन करता है, एप्लीकेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस निम्न स्तरीय भाषा को अनुवादक के रूप में जाना जाता है। कंपाइलर, लिंकर, लोडर, असेंबलर, ठीक है। कंपाइलर, लिंकर, लोडर, असेंबलर, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। गेस करिए आप, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के अनुवादक के रूप में जाना जाता है। अब देखिए इसमें से पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अनुवादक यानी ट्रांसलेटर है जो कि निम्न स्तरीय भाषा को बदलता है, मतलब उसको अनुवाद करता है। तो कंपाइलर जो होता है वो लो लेवल लैंग्वेज यानी निम्न स्तरीय भाषा को बदलने का काम करता है, ठीक है। सॉरी, ठीक है, मिस्टेक हो गया, कंपाइलर नहीं, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करते हैं, और असेंबली भाषा जो कि निम्न स्तरीय भाषा होती है उसको असेंबलर चेंज करता है, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट समझ लीजिएगा, ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान से। निम्न स्तरीय भाषा यानी लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज कौन सी, 2 हैं, एक मशीनी भाषा है, एक असेंबली भाषा है। तो मशीनी भाषा को तो बदलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कंप्यूटर उसी को समझता ही है, मशीनी भाषा में 0 1 होता है। लेकिन निम्न स्तरीय भाषा में एक और भाषा है, असेंबली भाषा। तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए ये ट्रांसलेटर यूज़ होते हैं जिसका नाम है असेंबलर। सूचना घटकों के बीच से मदरबोर्ड तक किस माध्यम से यात्रा करती है, यानी जो इन्फॉर्मेशन हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, वो कैसे पहुंच रही है। तो बसेस एक ऐसा माध्यम है जिससे डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। आंसर आपका सही है इसमें।
लेज़र प्रिंटर का रेजोल्यूशन कैसे आपका दिखाया जाता है, निर्दिष्ट मतलब कैसे दिखाया जाता है? CPM, PPM, DPI, LPM, ठीक है। LPM मतलब लाइन पर मिनट, DPI मतलब डॉट्स पर इंच, PPM मतलब पेज पर मिनट, CPM मतलब कैरेक्टर पर मिनट, ठीक है। तो रेजुलेशन कैसे दिखाते हैं? तो रेजुलेशन दिखाने के लिए आप गेस करिए इसमें कौन सा वर्ड हो सकता है? लाइन पर मिनट नहीं हो सकता, DPI डॉट्स पर इंच। अब ध्यान दीजिए, DPI आपका आंसर सही है। डेटा बेस दिशात्मक है, डेटा बस दिशात्मक है, एक दिशात्मक, बहुदिशात्मक, द्विदिशात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये कह रहा है कि डेटा बस जो होता है यानी डेटा को ट्रांसफ़र करने वाली जो तकनीकी है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा बसेस, वो एक ही तरफ डेटा ट्रांसफ़र करता है कि बहुत सारी दिशाओं में करता है कि दो दिशाओं में करता है कि कोई नहीं है, ठीक है। तो गेस करिए आप। करेक्ट आंसर आप इसका देख लीजिए, द्विदिशात्मक, यानी डेटा आ भी सकता है जा भी सकता है। DDL का पूरा नाम पूछ रहा है, ठीक है। आप इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है 59, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन और एप्लीकेशन विशिष्ट इंटीग्रेटेड सर्किट, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस इत्यादि के लिए डेटा को किसी भी प्रोग्राम योग्य सामग्री के लिए उपयुक्त शब्द है? देखिए बहुत सारा किसी किसी प्रश्न में बहुत सारा लिखा रहता है तो उसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। तो एक बार ना समझ में आए तो दूसरी बार पढ़िए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस इत्यादि के लिए डेटा की किसी भी प्रोग्राम योग्य सामग्री के लिए उपयुक्त शब्द है। अब देखिए उसमें डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन भी है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह में प्रोग्राम भी है, लॉजिक भी है। तो देखिए हार्डवेयर जो है वो एक्चुअली सिर्फ क्या होता है, डिवाइस होता है। सॉफ्टवेयर को होता है प्योर कमांड्स होते हैं। फर्मवेयर जो होता है वो किसी डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन है ना, और एप्लीकेशंस लॉजिक उसमें इकट्ठा होती है। तो फर्मवेयर आई थिंक सही होगा, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, फर्मवेयर वर्ड सही है। फर्मवेयर का कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लेता है, तो फर्मवेयर का एग्जाम्पल रोम है, रोम मेमोरी, जिसमें बायोस की सेटिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, अनुवादक है जो मैक्रो विस्तार कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए ऐसा कौन सा अनुवादक है जो मैक्रो विस्तार कार्य करता है? मैक्रो प्री प्रोसेसर, मैक्रो प्रोसेसर, मैक्रो प्रो प्रोसेसर, असेंबलर। मैक्रो प्री प्रोसेसर जो है वो अनुवादक है जो कि मैक्रो विस्तार का कार्य करता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और हैं, देख लेते हैं। कंप्यूटर फाइल सिस्टम में निम्न में से कौन पदानुक्रम में शीर्ष या प्रथम है? ठीक है, कंप्यूटर फाइल सिस्टम में सबसे शीर्ष स्थान पर किसको रखते हैं? मूल निर्देशिका, कार्यरत निर्देशिका, होम निर्देशिका, रूट निर्देशिका, ठीक है। तो गेस करिए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। इसका सही आंसर है रूट। रूट मतलब एक तरह से पता, जैसे हम लिखते हैं C ड्राइव, D ड्राइव या किसी भी प्रकार का, जैसे विंडोज़ R अगर हम करें तो यहाँ पे देखिए अगर हम निर्देशिका क्या है, जैसे हम C लिख रहे हैं, ये देखिए यही है रूट। जैसे शुरू में C लिखा है, या अगर इसकी जगह हम D लिखें तो ये शुरुआत का सबसे बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो रूट है, ठीक है, रूट निर्देशिका। DASD का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस इसका फुल फॉर्म है। डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम की द्वितीयक मेमोरी कौन सी है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में पूछ रहे हैं। CPU, ALU, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम की द्वितीयक मेमोरी कौन सी है? तो CPU तो प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, ALU CPU का हिस्सा है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। अब इन दोनों में से आपको गेस करना है, तो आप गेस करिए, फिर चेक करते हैं आपका आंसर सही होता है कि नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत सारा प्रेशर रहता है, उसके बीच में आपको आंसर देना होता है, ठीक है।
तो फ्लॉपी डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम की सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, क्योंकि हार्ड डिस्क वगैरह तो फिक्स्ड में आ जाएगा, वो तो उसमें लगा ही रहता है। फ्लॉपी डिस्क यूज़ करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के रूप में, उसको हम लगा के फिर उसमें डेटा स्टोर करके बाहर भी निकाल सकते हैं। अब फ्लॉपी डिस्क यूज़ होना बंद हो गया है, इसके स्थान पे पेन ड्राइव आ गई है। जैसे मनुष्य को होमो सेपियंस कहा जाता है, वैसे सिलिको सेपियंस किसे कहा जाता है? देखिए भाई, मनुष्य को होमो सेपियंस सेपियंस बोलते हैं हम लोग, तो सिलिको सेपियंस किसे कहते हैं? कंप्यूटर को, रोबोट को ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मॉनिटर को। मॉनिटर तो होना नहीं है, एक ऑप्शन हटा दीजिए आप। ठीक है, कंप्यूटर, रोबोट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर क्या होना चाहिए? सी। चेक करते हैं, देखिए इसी को बोलते हैं एग्जाम का प्रेशर। ठीक है, पूरे के पूरे सिस्टम को ही वो सिलिको सेपियंस कह रहे हैं, क्योंकि भाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता जनरेट कहाँ होगी? कंप्यूटर में ही होगी, है ना, सिंपल सी चीज़ है। तो वो बेस को ही बोल रहा है सिलिको सेपियंस। चलिए, जो सवाल नहीं आ रहे हैं हम लोग उसको ध्यान देते रहेंगे तो आ जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट है प्रोग्रामों का वह सेट जिसमें दस्तावेजीकरण का पूरा सेट शामिल होता है, कहलाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर पैकेज, डेटाबेस पैकेज, फाइल पैकेज, बस पैकेज। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज। प्रोग्रामों का वह सेट जिसमें दस्तावेजीकरण का पूरा सेट शामिल होता है। सॉफ्टवेयर पैकेज जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लें, MS ऑफिस क्या है? सॉफ्टवेयर पैकेज है। लिब्रे ऑफिस क्या है? सॉफ्टवेयर पैकेज है, जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो कि पूरा सेट होता है ना। आगे बढ़ते हैं, किसी प्रोग्राम के एक्सिक्यूशन को क्या कहा जाता है? प्रक्रिया, उच्च स्तरीय भाषा को पढ़ना, डेटा जारी करना, प्रोग्रामिंग करना, क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका है प्रक्रिया। एग्जीक्यूशन मतलब प्रक्रिया होना। ठीक है, एग्जीक्यूट होना बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना प्लान एग्जीक्यूट होना है, एग्जीक्यूट होना मतलब प्रक्रिया में होना है। एक उपकरण जिसका उपयोग दूर संचार लाइनों पर डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, मोडेम, डेटा बस, ड्राइव बे, ड्राइव प्लेटफॉर्म्स। तो इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं, मोडेम। दूर संचार टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डेटा संचारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, मोडेम ऐसी डिवाइस है जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों होती है। इसका काम क्या होता है ये भी ध्यान रखिएगा, मोडेम का काम होता है सिग्नल को इंटरचेंज करना। तो ये सारे सवाल भी आपसे दूसरे रूप में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि सिग्नल को इंटरचेंज कौन करता है, या एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कौन बदलता है, या डिजिटल को एनालॉग में कौन बदलता है? तो मोडेम ही सारा काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक डिजिटल कंप्यूटर सूचना को किस रूप में संसाधित करता है? ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है, डिस्क्रीट फॉर्म, सेमी कंटिन्यूअस, सेमी डिस्क्रीट। डिस्क्रीट फॉर्म में इसको यूज़ करता है, तो इसको आप थोड़ा गूगल करके एक बार चेक कर लीजिए ये फॉर्म होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 को ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, आपको जो सवाल ना समझ में आए आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम अलग से वीडियो प्रिपेयर करेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से किसमें आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली असेंबली भाषा शामिल है? ठीक है, पूछ रहा है आर्म, ARM, कोबोल, बेसिक, पाइथन। इसमें से पूछ रहा है किसमें आमतौर पर असेंबली भाषा शामिल है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ARM। ये भी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोबोल भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बेसिक भी, पाइथन भी, ARM भी। तो ARM जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें असेंबली भाषा इंक्लूड होती है। तुलना और गणना के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, मतलब कैलकुलेशन और कंपैरिजन कौन कर रहा है? ALU, CPU, कंट्रोल यूनिट्स, प्रोसेसर। तो गेस करना है आपको, ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। एक सामान्य कंप्यूटर ऑपरेशन में निम्नलिखित में से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है?
सामान्य कंप्यूटर ऑपरेशन में निम्नलिखित में से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? HDD, CND, रोम, रैम। गेस करिए आप इसमें। रैम। जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसमें कौन सी मेमोरी यूज हो रही है? रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्राइमरी मेमोरी है और अस्थायी मेमोरी भी है। कंप्यूटर प्रोसेसर का मूल लक्ष्य जो है, मेन टारगेट जो है, वो डेटा को किस में कन्वर्ट करना है? डेटा को इंफॉर्मेशन के रूप में। ठीक है, डेटा को हम लोग, मेन हमारा काम क्या होता है कंप्यूटर का? डेटा को इंफॉर्मेशन के रूप में ट्रांसफर कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के इनपुट फंक्शन के लिए है ना? इनपुट फंक्शन किसके लिए होते हैं? कच्चे डेटा को सूचना में बदलना, यानी रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देना, बाहरी स्रोत से जानकारी प्राप्त करना या स्वीकार करना, संरचित प्रारूप में जानकारी संसाधित करना, प्रोसेस करना, भविष्य में उपयोग के लिए संग्रह करना। तो इनपुट फंक्शन जो है वो संग्रह तो करता नहीं है ना, संसाधित भी नहीं करता है, सूचना में भी नहीं बदलता है, बाहर सोर्स से यानी आउटर इंफॉर्मेशन जो भी है उसे स्वीकार करते हैं। यानी हम कुछ लिखना चाहते हैं तो इनपुट डिवाइस से ही लिखते हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में एक पेरिफेरल हार्डवेयर उपकरण नहीं है? पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं? जो कि बाहर से आप इसको इंक्लूड करते हैं। प्रिंटर, कीबोर्ड, ऑप्टिकल ड्राइव, HDD। तो इसका करेक्ट आंसर है HDD। HDD क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। अब हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है, हार्ड डिस्क होती है जिसमें कंप्यूटर का सारा डेटा स्टोर होता है। अगर हार्ड डिस्क ही नहीं रहेगी तो कंप्यूटर चलेगा कैसे? ठीक है, तो पेरिफेरल डिवाइसेस वो हैं जो बाहर से लगा के हम अन्य काम करते हैं, लेकिन कंप्यूटर चलने के लिए हार्ड डिस्क तो कंपलसरी है। ठीक है, तो एनालॉग तरंग का आयाम क्या मापता है? एनालॉग फ्रिक्वेंसी जो होती है, एनालॉग करंट्स, उसका आयाम क्या मापता है? तीव्रता, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, उपरोक्त सभी। तीव्रता। ठीक है, दो तरह की तरंगे हैं, एनालॉग और डिजिटल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक्सेस डेटाबेस में ऑब्जेक्ट नहीं है ना? फॉर्म, पिवोट टेबल भी होता है, टेबल भी होता है, क्वेरी। ये चार ऑप्शंस हैं, आपको इसमें से एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो गेस करिए कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो हम देख लेते हैं, पिवोट टेबल। निम्नलिखित में से कौन एक्सेस डेटाबेस में ऑब्जेक्ट नहीं है? एक्सेल और एक्सेस में ध्यान रखिएगा, एक्सेस अलग है ना और एक्सेल अलग है। तो एक्सेल में टेबल होता है ना, पिवोट टेबल भी होता है, लेकिन क्वेरी किसका वर्ड है? एक्सेस का है। तो ये एक्सेस में पूछ रहा है कि एक्सेस डेटाबेस में कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो पिवोट टेबल जो होता है वो एक्सेल की चीज है, ना कि एक्सेस की। अगला है, कंप्यूटर डेटा को निर्देशों के सेट के नियंत्रण में संसाधित करते हैं, जिसे कहा जाता है। यानी कोई भी इंस्ट्रक्शन जो होता है उसके सेट के नियंत्रण में संसाधित करते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर डेटा, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर बस। तो गेस करिए इसमें। कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी बहुत सारे इंफॉर्मेशन और कमांड्स को अगर हम ग्रुप बना दें तो उसको क्या कहेंगे? कंप्यूटर प्रोग्राम कहेंगे। जैसे नोटपैड, वर्डपैड, या कोई गेम, या कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, उसमें बहुत सारे कमांड्स हैं, आप अलग अलग काम कर सकते हैं। उस सब को इकट्ठा कर दिया गया तो क्या बन गया? एक एप्लीकेशन बन गया, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम। एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, एक मेमोरी यूनिट और एक इनपुट आउटपुट यूनिट क्या बनाते हैं? ये कह रहा है एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, एक मेमोरी यूनिट और एक इनपुट आउटपुट यूनिट ना एक बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ALU, माइक्रो कंप्यूटर, CPU, कंपाइलर। तो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट यानी CPU, मेमोरी यूनिट यानी चीज़ों को स्टोर करने का माध्यम, और इनपुट आउटपुट यानी कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, जॉयस्टिक, जो भी चीज़ें हैं, सब मिलके क्या बनाएंगी? क्या बन सकता है? सोचिए।
तो आई थिंक माइक्रो कंप्यूटर बनेगा। हम चेक करते हैं करेक्ट आंसर माइक्रो कंप्यूटर। तो प्रश्न को अगर आप बहुत ध्यान से बारीक तरीके से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप पढ़े रहेंगे तो और भी अच्छे से आ जाएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर आधारित सिस्टम को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर आधारित सिस्टम को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को किस रूप में जानते हैं हम लोग? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स, फर्मवेयर, बेसिक इंटरप्रेटर इंस्ट्रक्शन, फ्लो चार्ट इंस्ट्रक्शन। तो किस एक तरह से फंक्शन पे काम कर रहे हैं? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें और ध्यान रखिएगा, जैसे कंप्यूटर की जो इंटरनल सेटिंग्स होती हैं वो लो लेवल लैंग्वेज में होती है। और लो लेवल लैंग्वेज में दो ही लैंग्वेजेस हैं ना, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। पहले बड़े पैमाने के डिजिटल कंप्यूटर से कौन जुड़ा था जिसने हार्वर्ड मार्क और IBM स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर के रूप में जाना जाता है? जॉन आर्टनासॉफ, कॉनराड ट्रूस, क्लिफोर्ड बेरी, हार्वर्ड एकिन ना। इसमें पूछ रहा है सबसे पहले बड़े पैमाने पे डिजिटल कंप्यूटर से कौन जुड़ा था ना। तो करेक्ट आंसर इनका है हार्वर्ड एकिन। तो ये 80 प्रश्न थे आपके। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हम कुछ ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें। आपको जो भी क्वेश्चंस ना समझ में आए हों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम उस पर चर्चा करने के लिए नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।